मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर लिया था, लॉज ऑफ मोशन। इसमें अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे और उसका फर्स्ट टॉपिक हमने फोर्स, मतलब इस चैप्टर में हम फोर्स की बात करेंगे। तो फोर्स हमने डिस्कस कर लिया था और फोर्स के टाइप्स भी हमने पढ़ लिए थे। उसमें एक फोर्स लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना। तो वो आपको उतना ही पढ़ना है नॉर्मल फोर्स के बारे में, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बीच में बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो फोर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अब लॉज ऑफ मोशन अपन डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट लॉ हम पहले पढ़ेंगे, फिर सेकंड लॉ, फिर थर्ड लॉ, ठीक है। थोड़ा आपने पहले 9th क्लास में पढ़ा भी होगा। फर्स्ट लॉ, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को अपन लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया का मतलब होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, या मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है तब तक वो रेस्ट में या मोशन में ही रहेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। उसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट लिख लो, इसमें ज्यादा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है। अपन जनरल बात करें कि सपोज एक ब्लॉक है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि नेट फोर्स कैसे जीरो होगा ऑब्जेक्ट पे। जैसे एक ब्लॉक एक सरफेस पे रखा हुआ, एक ब्लॉक इसका मास m है, एक सरफेस पे रखा हुआ। बेटा आप ध्यान से देखो, इसका मास m, तो ये जो ब्लॉक है वो इस सरफेस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा। इस सरफेस पे ये ब्लॉक m जो है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है mg। उतना ही फोर्स ये वाली सरफेस इस ब्लॉक की सरफेस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, जिसे बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। और हमने सीखा था n = mg, हमने लिखा था n = mg होता है। नॉर्मल फोर्स जो है वो mg के इक्वल होगा इस कंडीशन में। ब्लॉक जिस सरफेस पे रखा हुआ है तो mg नीचे की तरफ और नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ। तो n = mg, जितना फोर्स ये वाली सरफेस इसकी सरफेस पे ऊपर की तरफ लगाती है उतना ही फोर्स ये वाली इसकी सरफेस इस सरफेस पे नीचे की तरफ लगाती है mg। तो नेट फोर्स 0 हुआ, ठीक है ना। n - mg = 0 होगा, n - mg = 0 हुआ। तो एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है, नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये एक्सेलरेट नहीं करेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, तो ये रेस्ट में, ये रेस्ट में। या मैं बोलूं कोई कार, जैसे अपन कार का एग्जांपल ले, कार मूव कर रही है, ठीक है ना, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। जब तक हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोकेंगे नहीं, उसको ब्रेक लगा के रोकेंगे नहीं, तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव ही करती रहती है। हम ऐसा जानते हैं, जब हमारा इंजन स्टार्ट है, कार मूव करती है कांस्टेंट स्पीड से, तो वो मूविंग कंडीशन में है। तो वो मूविंग कंडीशन में ही होगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हम उसको स्टॉप नहीं करेंगे। तब एक्सटर्नल फोर्स उस पे अप्लाई नहीं करेंगे तब वो मूविंग कंडीशन में होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट जनरल लिख लो इसका, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मोशन या यूनिफॉर्म मोशन, और इन यूनिफॉर्म मोशन लिख लो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, when an object is at rest or in uniform motion, या तो वो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, till then, पहले से लिखो, then the object will be at rest or in uniform motion till external force is 0, या there is no external force applied on it, till there is no external force, there is no external force applied on it. When an object is at rest or in uniform motion, then the object will be at rest or in uniform motion till there is no external force applied on it. जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो क्या होगा, या रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा।
ये स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ का। जनरल एग्जांपल अपन डिस्कस कर चुके कि एक ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा है तो स्टैटिक होता है, इसका मतलब हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, n - mg = 0, n की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, mg की डायरेक्शन नीचे की तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड से है तो नेट फोर्स 0 है। हम इस तरह से बोलेंगे नेट फोर्स 0 है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है ना। एग्जांपल्स वैसे ही अपने को डिस्कस करने हैं। जैसे देखो मैं एक जनरल एग्जांपल बताता हूं कि एक पानी का ग्लास है, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखा है, कार्डबोर्ड के ऊपर कोई कॉइन रखा हुआ है, और फिर जो कार्डबोर्ड रखा हुआ है पानी के ग्लास के ऊपर, उस पे आप कोई फोर्स लगा हुआ है ऐसे एकदम से, ठीक है ना। इस तरह से आपने उस पे फोर्स अप्लाई किया तो कार्डबोर्ड जो है वो ग्लास से बाहर चला जाएगा और कॉइन जो है पानी के ग्लास के अंदर आ जाएगा ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, बिकॉज पहले आपका जो कॉइन था वो कार्डबोर्ड के ऊपर स्टैटिक था, रुका हुआ था, इसलिए वो वापस ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू स्टैटिक इनर्शिया वो वापस पानी के अंदर ही आएगा। और देखो जनरल एग्जांपल बताता हूं, जब आप बस से नीचे उतरते हो, चलती हुई बस से आप नीचे उतरते हो, ठीक है ना, जब बस मूविंग कंडीशन में होती है और आपको बोला जाता है कंडक्टर द्वारा कि आगे मूव करके उतर जाओ, तो जब आप उतरते हो तो क्या होता है, जैसे आप अपने पैर जमीन पे रखते हो तो आपके जो पैर हैं वो तो स्टैटिक कंडीशन में आ जाते हैं, बट जो बॉडी का ऊपर वाला पार्ट है वो मूविंग कंडीशन में होता है, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ गिर जाते हो, जिसकी वजह से आप क्या होता है आगे की तरफ। अगर आप पैरों को स्टैटिक नहीं करके, मतलब रोकते नहीं और आगे की तरफ बस के साथ मूव करते रहोगे तो क्या होगा, आप गिरोगे नहीं, आगे की तरफ चलते रहोगे तो आप गिरोगे नहीं, वो भी आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। आप बस में बैठे और बस रुकी हुई है, बस में बैठे और बस रुकी हुई है और बस अचानक से स्टार्ट करके स्पीड से एकदम से चलना शुरू करती है तो आपको पीछे की तरफ झटका लगता है, पीछे की तरफ गिरते हो। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब आप पहले बैठे थे, जब बस में बैठे थे तो आपका जो सरफेस था, आपकी जो बॉडी का नीचे का सरफेस था वो आपका बस के साथ स्टैटिक था, रुका हुआ था, ठीक है। तो और ऊपर वाला जो बॉडी है वो जैसे वो आपका वो भी स्टैटिक था, बट जैसे ही बस चलेगी तो आपको पीछे की तरफ ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, इन सब में वही कंडीशन आती है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो आपको नोटबुक में लिखने हैं, बुक से देख के लिख लेना। आपका स्टेटमेंट ये हो गया, जनरल मैंने कॉन्सेप्ट ये बता दिया। तो फर्स्ट लॉ में आपको इतना ही करना है, सेकंड लॉ आपका इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट लॉ में स्टेटमेंट याद रखना है, कुछ एग्जांपल्स याद रखना है, इसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है फर्स्ट लॉ का। ये ध्यान रखना है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 होता है तो एक्सेलरेट नहीं करेगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। ये भी अपन स्टेटमेंट देख सकते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 होता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, ठीक है ना। ये फर्स्ट लॉ में अपन ऐसा बोल सकते हैं। अब ये एक्सेलरेशन और ये फोर्स वाली जो जनरल बातें हैं या इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो सेकंड लॉ में अपन करेंगे, ठीक है। और सेकंड लॉ डिस्कस करने से पहले अपन बात करेंगे लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम, जिसको p वेक्टर से डिनोट किया जाता है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम को किससे डिनोट किया जाता है, p वेक्टर से। द प्रोडक्ट ऑफ मास स्मॉल m एंड velocity v vector of a moving object, the product of mass and velocity v of a moving object is called linear momentum, is called linear momentum of object, is called linear momentum of object. The product of mass and velocity of a moving object is called linear momentum of object, ठीक है ना। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करें कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, जिसका मास m है, तो उसके मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को, प्रोडक्ट को ही अपन क्या बोलते हैं, उसका लीनियर मोमेंटम। और वो उसी डायरेक्शन में होगा जिधर पार्टिकल मूव कर रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है। तो पार्टिकल फॉर्मूला क्या होगा p वेक्टर का, p वेक्टर इक्वल्स टू m इनटू v वेक्टर, p वेक्टर इक्वल्स टू m इनटू v वेक्टर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। जरूरत पड़े तो अपन ऐसा काम में ले सकते हैं। मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। v की डायरेक्शन और p की डायरेक्शन सेम होगी, v की डायरेक्शन और p की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी, ठीक है। चलो
p वेक्टर, ऐसा यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ p वेक्टर इज मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। या फिर मैं इसको देखो सेकंड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, सेकंड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन इनटू सेकंड। तो इसकी ऐसा यूनिट या हम बोल सकते हैं एनके सिस्टम में यूनिट न्यूटन सेकंड भी होती है, इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन सेकंड भी होती है। या मैं इसकी डायमेंशन पूछूं आपसे, डायमेंशन ऑफ p वेक्टर, डायमेंशन ऑफ p वेक्टर बोलो क्या होगी, इसी फॉर्मूले से किलोग्राम मास पर सेकंड m1 l1 t minus 1, m1 l1 t minus 1, m1 l1 t minus 1 डायमेंशन ऑफ p वेक्टर हो गई। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है लीनियर मोमेंटम में। अब मैं आपसे पूछूं सेकंड लो, बस लीनियर मोमेंटम इतना ही करना आपको, यही है आपके लीनियर मोमेंटम, उसकी यूनिट डायमेंशन है कि फॉर्मूला देखना है, तो लीनियर मोमेंटम आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करें सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। देखो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट सुनो। आप F इक्वल्स टू एम ए पढ़ते हो, न्यूटन सेकंड लॉ से फॉर्मूला डिराइव किया जाता है अप्लाइड फोर्स का, जबकि वो न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ change of rate of change of momentum, rate of change of momentum with respect to time, with respect to, according to this law, rate of change of momentum with respect to time is equal to या is directly proportional to, according to this law, rate of change of momentum with respect to time of an object, of an object, किसी ऑब्जेक्ट की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो है वो is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to applied force, applied force on object। जनरल बात है, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसी हिसाब से उसका मोमेंटम चेंज होगा। भाई फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा टाइम के अकॉर्डिंग, और फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम कम चेंज होगा। तो स्टेटमेंट बहुत इजी से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन इट। उसमें जो अप्लाइड फोर्स है सपोज वो मान लो F है, अप्लाइड फोर्स कितना मान लिया, F है वेक्टर, और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको लिखा जाएगा dp अपॉन dt। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख लिया हमने, तो कांस्टेंट k ले लेते हैं सपोज, तो f वेक्टर इक्वल्स टू k dp अपॉन dt, k dp अपॉन dt। जनरली k की वैल्यू यहां 1 ली जाती है, जनरली k की वैल्यू क्या ली जाती है, 1। ये k इक्वल्स टू 1 देन f इक्वल्स टू क्या हो गया फॉर्मूला आपके पास, dp अपॉन dt, f इक्वल्स टू फॉर्मूला हो गया dp अपॉन dt। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, rate of change of momentum of an object is equal to or directly proportional to applied force on it, ऐसा ही लिखेंगे जनरल फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ध्यान से, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला था सिंस p वेक्टर इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ये बड़ा वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, और मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट जो है मूविंग कंडीशन में उसका लीनियर मोमेंटम इतना है, मास भी वेरिएबल मान लेते हैं, वेलोसिटी भी वेरिएबल मान लेते हैं। अगर मैं दोनों को यहां पे पुट करता हूं, p की वैल्यू यहां पुट करता हूं तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, d/dt इनटू मास इनटू वेलोसिटी mv। और दो वेरिएबल का जब
मल्टीप्लाई में और डिफरेंशिएशन करना हो तो मैंने एक मेथड बताया हुआ बेटा हिंदी में, छोड़ो पकड़ो विधि। एक वेरिएबल को छोड़ो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ो पहले का डिफरेंशिएशन, देन f वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा मास को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन dv/dt प्लस v को छोड़ा dm/dt। ऐसा हम लिख सकते हैं। बट जनरली हमने देखा डेली लाइफ में या हम जो हमारे लाइफ में हम चेक करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को मूविंग कंडीशन में देखते हैं या मूव कराते हैं तो उसका मास वेरी नहीं करता, उसका मास कांस्टेंट रखते हैं, मास कांस्टेंट रखते हैं। इफ m इज कांस्टेंट, इफ m इज कांस्टेंट तो मैं आपसे पूछूं बताओ dm/dt क्या होगा? 0। इफ मास कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? 0। और dm/dt 0 यहां पुट कर दूंगा तो फोर्स का फार्मूला क्या आ जाएगा आपके पास? फोर्स का फार्मूला क्या आ जाएगा बेटा? F इक्वल्स टू मास इनटू dv वेक्टर बाय dt प्लस 0। ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0। और मैं पूछूं dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, सिंस a वेक्टर इक्वल्स टू dv वेक्टर बाय dt। और अब dv बाय dt की जगह a वेक्टर पुट करो यहां से तो f वेक्टर इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 2, जिस फॉर्मूले की आप बात करते हो हमेशा न्यूटन सेकंड लॉ से या न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ये फॉर्मूला हमने डेराइव किया है, होता तो नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ ये होता है फर्स्ट इक्वेशन, ये हम न्यूटन सेकंड लॉ से डेराइव करते हैं F = ma। अगर किसी मास के ऑब्जेक्ट पे F फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन a आता है। अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछूं तो फॉर्मूला होगा F वेक्टर बाय m वेक्टर। इसको अपन पहले ही यूज कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना? तो हम इस तरह से एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये अपना था बेटा न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट और उससे हमने जो फार्मूला डेराइव किया था ना, बहुत आसान होता है। अगला टॉपिक आपका है इंपल्स। अगला टॉपिक क्या आपका? इंपल्स। थोड़ा सा इंपल्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इंपल्स मोमेंटम थ्योरम देखेंगे। देखो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो न्यूटन सेकंड लॉ में ही अपन काम में लेंगे, ठीक है ना? इंपल्स, मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो अपन बात करेंगे इंपल्स की। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंपल्स। इसको I वेक्टर से डिनोट करते हैं, इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे F फोर्स अप्लाई किया, मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे F फोर्स अप्लाई किया डेल्टा t टाइम इंटरवल के लिए, तो फोर्स और टाइम इंटरवल के मल्टीप्लिकेशन को इंपल्स बोलते हैं। सपोज F फोर्स कैपिटल F वेक्टर, सपोज F फोर्स capital vector F vector is applied on an object for delta t time interval. Suppose a force F vector is applied on an object for delta t time interval, then the product of force F vector and कितने टाइम के लिए लगा है? टाइम इंटरवल delta t. Suppose a force F is applied on an object for delta t time interval, then the product of force F and time interval delta t, force F and time interval delta t is called impulse of object. जिसको अपन I वेक्टर से डिनोट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कांसेप्ट? I इक्वल्स टू F वेक्टर इनटू डेल्टा t। कि सपोज आपने डेल्टा t टाइम इंटरवल के लिए उस पे F फोर्स अप्लाई किया तो I वेक्टर इक्वल्स टू F डेल्टा t, ये फॉर्मूला हो गया। डेल्टा t t2 minus t1 फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यूनिट ऑफ I वेक्टर इज न्यूटन सेकंड, न्यूटन टाइम इंटरवल के सेकंड। न्यूटन सेकंड हमने मोमेंटम की भी यूनिट पढ़ी थी, सेम ही होती है, तो इसकी डायमेंशन भी वही होगी। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल बताऊं,
या मैं एक कांसेप्ट बताऊं कि इस फॉर्मूले को हम कैसे डेराइव करेंगे। आपने फोर्स और टाइम के बीच ग्राफ देखा, एक्स एक्स पे टाइम लिया सेकंड में और वाई एक्सिस पे फोर्स लिया हुआ न्यूटन में। वाई एक्स पे फोर्स और आपने ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ। सपोज आपने t1 टाइम से उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया t2 तक, ये एरिया आपके पास टोटल एरिया। फोर्स और टाइम के बीच का जो एरिया है वो इंपल्स को डिनोट करता है। फोर्स और टाइम के बीच का जो एरिया है वो इंपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिनोट करता है। कि मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट पे t1 टाइम से फोर्स अप्लाई किया, जीरो था, पहले फोर्स इंक्रीज हुआ, फिर मैक्सिमम फिर डिक्रीज होकर t2 पे फिर से जीरो हो गया। इस कंडीशन में आपको इंपल्स कैलकुलेट करना है, एवरेज इंपल्स या टोटल इंपल्स कैलकुलेट करना है। उसके लिए मैं एक एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं बीच में, कि सपोज मैंने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया dt इंटरवल के लिए, एक्स एक्स पे टाइम लिया हुआ dt, उस पे आपने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया हुआ f। फोर्स कितना अप्लाई किया हुआ है? फोर्स f। अगर मैं इस dt इंटरवल के लिए इंपल्स पूछूं तो फोर्स f, इसकी लेंथ तो हो गई f y एक्सिस वाली, और x एक्सिस में डिफरेंस डेल्टा t, तो इसका जो एरिया है di, जिसको हम बोलेंगे इंपल्स di f dt होगा। f तो लेंथ हो गई, dt इसकी विड्थ हो गई, विड्थ लेंथ इनटू विड्थ f dt, जो कि आपका क्या होगा? इस पार्ट का इंपल्स। मुझे तो t1 से t2 में चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? बोथ साइड इंटीग्रेशन, t1 से t2, इसका इंटीग्रेशन i हो गया। कीप f कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर t1 से t2 dt, और यहां पे कुछ नहीं है तो 1 का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंस, सॉरी इंटीग्रेशन t हो जाएगा। तो i इक्वल्स टू f t t1 टू t2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i इक्वल्स टू f t2 माइनस t1, जिसको अपन क्या लिखेंगे? डेल्टा t। i का फॉर्मूला आ गया आपके पास बेटा f डेल्टा t। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंपल्स जो हमने डिराइव कर लिया इस ग्राफ से, f डेल्टा t। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम करेंगे, बाकी इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।